आदाब दोरुख में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। इन दिनों यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने पर बहस तेज है। दरअसल वजीर दाखिला अमित शाह ने गुज़िश्ता दिनों कहा कि राम मंदिर और दफा 370 के खात्मे के बाद अब बारी है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, यानी यकसा कानून, जिसके बाद बीजेपी ज़ेर इक़्तिदार वाली रियासतों उत्तराखंड, आसाम, हिमाचल प्रदेश, यूपी और एमपी ने पेशरफ्त में तेजी लाने की बात कही है। उत्तराखंड हुकूमत ने तो इस ज़िम्न में यूसीसी ड्राफ्ट के लिए कमेटी तश्कील देने का भी ऐलान कर दिया है। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पीएम मोदी और सीएम योगी को खत लिखकर गुजारिश की है कि सभी मज़ाहिब के रहनुमाओं के साथ ड्राफ्ट पर चर्चा की जाए, बातचीत की जाए। कांग्रेस समेत दीगर पार्टियों ने इसे शिगुफे से ताबीर किया है। नाज़रीन, यकसा कानून के निफाज के बाद सभी शहरियों को एक कानून की पासदारी करनी होगी। अपने अपने मजहबी कानून पर अमल करने की रियायत नहीं होगी। मौजूदा वक्त में सभी मज़ाहिब के लोगों को अपने मजहब के मुताबिक अमल करने की, जैसा कि हम लोग जानते हैं, कि आज़ादी है। आज इसी मौजू पर जानेंगे दो खास मेहमानों से उनका रुख। प्रोग्राम दो रुख में दो खास मेहमान आज हमारे साथ होंगे। कि मायम से पैनलिस्ट होंगे जिन्हें आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। कलीमुल हफीज साहब, आप हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर हैं, दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमें साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा सैयद यासिर जिलानी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिन्हें आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। तर्जुमान है भारतीय जनता पार्टी के, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले मैं सैयद यासिर जिलानी साहब आपके पास ही आना चाहूँगी कि इस वक्त जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहस जो है वो तेज़ हो चुकी है। ये बताइएगा कि क्या मुल्क में यूसीसी के लागू होने का वक्त अब आ गया है? भारतीय जनता पार्टी ये समझती है? देखिए, जो लोग भी इस मुल्क के तरक्की में साथ खड़े होकर चल रहे हैं, जो लोग इस मुल्क को दुनिया के सबसे बेहतरीन मुल्कों में देख रहे हैं, वो इस तरह के कानून पे अगर चर्चा हो रही है तो खुले मन से चर्चा करें। और मुझे लगता है कि अब वक्त नजदीक है यूसीसी का, जो हम सब के सामने आएगा। अभी क्योंकि कोई चीज सामने आई नहीं है, सिर्फ चर्चा का विषय बना हुआ है, इसलिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और ये जरूरी भी हो जाता है कि भारत में किसी भी टॉपिक पे, किसी भी इस तरह के इश्यू पे जो आपसे सीधे सरोकार है, उस पे अगर चर्चा ज्यादा से ज्यादा हो जाए तो मुझे लगता है कि हल ज्यादा आसान और ज्यादा अच्छे तरीके से निकल के सामने आता है। हमने पहले भी जिन कानूनों पे अभी आपने बात रखी कि 370 की बात कही आपने देखा कि किस तरीके से इस पे भी बहुत लंबे वक्फे पे चर्चा होती रही लोगों के बीच में, समाज के अंदर, और फिर बाद में आया तो उसका जो रिजल्ट है वो बेहद शानदार दिख रहा है। इसी तरीके से मुझे लग रहा है कि यूसीसी पे अगर हम चर्चा बड़े पैमाने पे करेंगे तो एक बेहतरीन रिजल्ट सामने आएगा। और क्योंकि कुछ दिगर पार्टियां इसमें बहुत ज्यादा सामने आके इसकी मुखालफत कर रही हैं और लोगों को, एक खास करके एक वर्ग को हमेशा जिनको कंधे का इस्तेमाल उनकी राजनीति के लिए करा है, जो तुष्टीकरण का, वोट बैंक का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है, अल्पसंख्यक वर्ग, मुस्लिम वर्ग, उनको भड़काने की कोशिश कुछ पार्टी और कुछ दिगर तंजीमें कर रही हैं, जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। लेकिन मैं आपके माध्यम से न्यूज 18 इंडिया के उर्दू के माध्यम से मैं भारत ये आप दिगर पार्टियों की मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात कर रहे हैं। मैं आपके साथ साथ नाज़रीन को भी बताना चाहूंगी कि बिहार की अगर हम बात करें तो वहां पर जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी मिलकर सरकार में है। जेडीयू का जो बयान है और जो मौक़िफ़ है यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, वो बरक से बिल्कुल अलग है। वो अपोजिशन पार्टी की तरह ही बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर उपेंद्र कुशवाहा की मैं बात कर लूँ यहाँ पर, सैयद यासिर जिलानी साहब, उन्होंने तो कहा है कि हिंदुस्तान की खूबसूरती इसी में है, इसमें छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। तो आपकी पार्टी साथ नहीं आ रही, आप तो दूसरे को आईना दिखा रहे हैं। नहीं, देखिए अब किस आपकी साथी पार्टी है ना, साथी पार्टी का साथ नहीं है, ये तो मान रहे हैं ना आप। नहीं, जेडीयू में उनकी क्या, सुन लीजिए, देखिए अब आपने सवाल किया है तो जवाब सुनिए। जेडीयू में कुशवाहा जी की क्या हैसियत है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने ये जो बयान है ये वहां के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का है। इसको कोई भी इंडोर्स नहीं कर रहा है अभी तक। और यूसीसी पे चर्चा करने में लोग डर क्यों रहे हैं? यूसीसी कोई नई चीज तो नहीं है भारत में। इसका मतलब जो लोग इस वक्त चर्चा करने में डर रहे हैं, गोवा में पिछले कई दशकों से यूसीसी लागू है, तो कांग्रेस और दिगर जो तंजीमें हैं, क्या उस वक्त उनका मुंह सिल गया था?
या उन्होंने वोट बैंक की खातिर खामोशी से पिछले 35-40 क्या मुझे लगता है कि 50 साल हो गए लगभग गोवा के अंदर यूसीसी लागू हुए तो उस पर चर्चा करनी चाहिए। ये देखिए, एक यहाँ पे एक दो तरह के धड़े में लोग अब राजनीति कर रहे हैं। एक नफरत की राजनीति का केंद्र बिंदु कुछ लोगों ने बना रखा है, जिसका एक वर्ग को बहुत मजबूती से नुकसान हो रहा है, और नुकसान वही लोग कर रहे हैं जो आज तक उनके वोट बैंक का इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है, आपका स्टैंड आ गया। अब यहाँ पर बात एमआईएम की करनी जाए। असदुद्दीन ओवैसी जो कि एमआईएम के सदर हैं, उन्होंने कहा है कि जरूरत नहीं है, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की कोई जरूरत नहीं। जैसा बयान जेडीयू का है ऐसा ही बयान एमआईएम का है। इसका जिक्र मैं यहाँ करना चाहूंगी क्योंकि यहाँ पर कलीमुल हफीज साहब है, तो मैं जानना चाहूंगी कि वो और उनकी पार्टी कैसे देख रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जो बहस अभी तेज हुई है, इस पर क्या कहना चाहेंगे कलीमुल हफीज साहब? देखिए सना मैडम, ये भारत जो है वो एक संघीय गणराज्य है, यानी फेडरलिज्म है। यहाँ पे एक केंद्र सरकार को कानून बनाने की इजाजत है, एक राज्य सरकार को है, और एक कॉन्करेंट है, यानी कि दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, दोनों कानून बना सकते हैं। तो एक ऐसी राज्य की या देश की परिकल्पना की हमारे बुजुर्गों ने कि इसमें मल्टी कल्चरल और मल्टी जोग्राफिकल जो हमारे जो डिफरेंट कल्चर है कंट्री में, के साथ रह के इस मुल्क को खूबसूरती के साथ कैसे चलाया जा सकता है, तो उसको लेके आज का हमारा संविधान है। अब संविधान के हिसाब से अगर आप जब ये नारा देते हैं कि एक देश एक विधान और बहुत ताकतवर होगा, तो अगर आप यही आपका अगर ताकतवर होने की निशानी है, तो मुझे ये बताइए कि दुनिया की सबसे ताकतवर डेमोक्रेसी अमेरिका है। अमेरिका के 50 राज्य और 50 ही संविधान है। वहां हर राज्य का अलग अलग संविधान है। तो एक तो ये कि एक विधान या एक संविधान होने से ताकतवर हो जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। नंबर 2, इन्होंने कहा कि गोवा में यूसीसी है। इनकी नॉलेज के लिए बता दूं कि गोवा में जो पोर्चुगीज फैमिली सक्सेशन एक्ट है, उसमें हिंदुओं को बाकायदा इस बात की इजाजत दी गई है अलग से कि अगर आपको एक टाइम तक अगर आपके बेटा ना हो तो आप दूसरी शादी कर सकते हैं। तो वहां पे भी यूसीसी नहीं है, उन्हें भी स्पेशल प्रोविजन दिया गया है। अब तीसरे नंबर पर आते हैं, जहां से यासिर जिलानी साहब जिस पार्टी से आते हैं, इसके बारे में जरा बात कर ले। जब 1941 में हिंदू कोड बिल के लिए जब ड्राफ्ट हुआ और उस ड्राफ्ट जब बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने उसको पेश किया, तो उसमें 25 वक्ताओं ने उसको अपोज किया और 25 बोले, उसमें 25 के 25 हिंदू महासभा के थे, और उन्होंने पूरी तरीके से उस यूनिफॉर्मिटी को अपोज किया। उन्होंने कहा कि हिंदू एक्ट में कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए। यहां तक कि इनके नेताओं ने पॉलीगैमी को, यानी कि बहु विवाह प्रथा, यानी एक आदमी कई शादी कर सकता है, इसको भी सपोर्ट किया। और उसके उस वक्त जो बाद में जो हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने कहा कि अगर ये बिल मेरे पास आया जी, राष्ट्रपति मैं रिजेक्ट कर दूंगा, और उन्होंने रिजेक्ट किया। इसी वजह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने इस्तीफा दिया। और उसी दौरान जब इसका अपोज कर रही थी हिंदू महासभा, तो जगह जगह पुतले जलाए गए भीमराव अंबेडकर के, और ये कह के जलाए गए कि भीमराव अंबेडकर बदला ले रहा है अपनी उस यातना और प्रताड़ना का जो हिंदू सवर्णों ने इनके ऊपर, दलितों के ऊपर की है। तो सवाल ये है कि ये वहां से तो हिंदू कोड बिल का मुखालफत करते हैं, क्योंकि हिंदू जो कल्चर है पूरे हिंदुस्तान में डिफरेंट है। दूसरे नंबर पे जब से वो बिल जो अटका, तो हमारी जो हिंदू बहनें थी उनको वो यानी प्रॉपर्टी में भी इनको राइट नहीं था। तब जब 2005 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब जाके एक बिल पास हुआ, वहां से हमारी हिंदू बहनों को प्रॉपर्टी में राइट मिलना शुरू हुआ। वो भी एग्रीकल्चर लैंड में आज भी नहीं मिलता है। तो अब सवाल ये है कि ये पार्टी जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी के बहाने से सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करना चाहती है, जबकि सच्चाई ये है कि इसकी पहले लिस्ट में ये था कि यूसीसी के नाम पे हम धारा 370 खत्म कर लेंगे। धारा 370 खत्म कर ली तो क्या यूसीसी लागू हो गया? धारा 371 का क्या होगा? धारा 371 में आसाम, मिजोरम, त्रिपुरा और इवन गुजरात को स्पेशल स्टेटस प्राप्त है, वहां कानून डिफरेंट है। क्या सिर्फ माइनॉरिटी के खिलाफ, कश्मीर के खिलाफ धारा 370 हटा के इन्होंने यूसीसी पा लिया? इसी तरीके से अब आई है कि जब ये यूसीसी का जो प्रावधान है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है संविधान के, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ये भी है कि हिंदुस्तान की जो वेल्थ है वो यूनिफॉर्मली डिवाइड होगी जी। इस वक्त हिंदुस्तान की 90% वेल्थ सिर्फ 100 लोगों के हाथ में है। क्या भारतीय जनता पार्टी इतनी हिम्मत दिखाएगी कि अदानी और अंबानी की दौलत आम हिंदुस्तानियों में बढ़ जाए?
क्या लाएगी ऐसा कोई कानून? या दूसरे नंबर पे आई है कि आप शराबबंदी पूरे देश में होनी है, जब भारतीय जनता पार्टी का अपना राज्य गुजरात में शराबबंदी है, बिहार में शराबबंदी है, तो पूरे देश में लागू क्यों नहीं करती? ये महात्मा समान यूनिफॉर्मिटी की बात हो रही है ना। एक सेकंड, यूनिफॉर्मिटी की बात हो रही है। कलीमुल हफीज साहब के सवाल का जवाब मैं चाहूंगी कि सैयद यासिर जिलानी साहब आप दें। इसके साथ ही ये भी ऐड करिएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हम अपने अपने स्टेट्स में पहले इसे लागू करेंगे, तो समानता तो यहीं पर नहीं रह रही है। सैयद यासिर जिलानी साहब, मुझे अगर इजाजत दें तो एक अब देखिए, मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि कौन समझा रहा है और वो कह रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ है ये यूसीसी। वो समझा रहा है जिसका भाईजान जो है वो भड़काऊ भाईजान के नाम से हिंदुस्तान में मशहूर है। नफरत उनकी सियासत का सबसे पहला पायदान है। उन्हें मुसलमानों के कंधे की राजनीति पे हम चाहते हैं, एक सेकंड, हम चाहते हैं कि बहस जो है ना तार्किक हो, लॉजिकल बातें करेंगे, मत करिए। तमद्दुन के दायरे में आपको मैंने सुना, आप सुनिए। मुझे मालूम है कि जिस नफरत की पार्टी को आप बिलोंग करते हैं, जो नफरत भाईजान को आप फॉलो करते हैं, उनका काम ही है इसी तरह का विघन डालना किसी भी अच्छे कार्य में। देखिए, अगर उनका काम है तो आपको समझाना होगा कि ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। अगर ये पार्टी ऐसा सोच रही है तो भारतीय जनता पार्टी को ये बताना होगा कि ऐसा नहीं है। ना सिर्फ बताना होगा, सबूत के साथ कहना होगा कि ऐसा नहीं है, क्योंकि आप सभी की सरकार है ना, किसी एक मजहब के नहीं है ना। तो आप बताइए, मैं चाहती हूँ कि आप बताएं सैयद यासिर जिलानी साहब। ये आदत है, ये आदत है। असदुद्दीन ओवैसी भी बीच में बोलते हैं, फिर कभी कभी लगता है कि अब कुछ नहीं हो रहा है तो रोने लगेंगे। मस्जिद के मेंबर से खड़े होकर रो के राजनीति करने वाले इनके पार्टी के सदर हैं। मैं उस पर जाना नहीं चाहता, मैं उस पर सुनिए तो सही, अरे सुनिए तो सही। आप पता नहीं कौन सी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान हिंदू महासभा को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ देना, कौन सा ज्ञान लेके आ जाने के बाद गूगल भी कर सकते हैं। कम से कम सुनिए, पढ़े लिखे इंसान की तरह सुनिए। मुझे मालूम है कि पूरी की पूरी पार्टी का डब्बा गोल है। सुन लीजिए, सुनाइए। देखिए, मैंने सना आपने जो सवाल किया है कि मुसलमानों को, अब बताइए कि मुसलमानों को भड़काने वाले कौन? सबसे पहले जब पोलियो का ड्रॉप आया भारत में, किसने कंफ्यूजन पैदा किया पोलियो के ड्रॉप में मुसलमानों को लेके? अभी आप ये बताइए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, जैसा कि एमआईएम बोल रही है ना। तो मैं चाहती हूँ कि आप बताएं, शाहबानों से क्लियर करिए ना। सुन लीजिए, शाहबानों से लेके सायरा बानो तक के केस। अरे सर, मैं जी शाहबानो से लेकर सायरा बानो तक के केस में आखिर ये क्यों कहा जा रहा है? ना सिर्फ एमआईएम, अगर बात लेफ्ट पार्टियों की कर ली जाए, उनका भी ये कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के हवाले से ऐसा फैसला लिया जा रहा है, और आजकल की जो राजनीति है वो मुसलमानों के इर्द गिर्द ही घूम रही है। तो ऐसा सियासी पार्टियों को क्यों लग रहा है? अब मेरे जवाब सुनिए, जवाब सुन लीजिए। जवाब आपने लिया नहीं अभी तक, या तो इनसे एक तरफा ले लीजिए आप। नहीं, एक तरफा क्यों? मैं वही तो कह रहा हूं कि ये जो नफरत के एक तरफा नहीं चलता ना। उस्ताद लोग हैं, नहीं, ये नफरत के जो उस्ताद लोग हैं जिन्होंने पोलियो के ड्रॉप में नफरत फैलाया, जिन्होंने शाहबानों से सायरा बानो तक के केस में नफरत फैलाया, हमने और आपने कितनी डिबेट करी है, ये वही लोग हैं मुस्लिम पर्सनला से लेके और भड़काऊ भाईजान तक, जिन्होंने मुस्लिम औरतों को कोर्ट के एफिडेविट में मंद बुद्धि कहा था ट्रिपल तलाक के केस में। हमने और आपने जब सवाल उठाया तो वो लाइन इन्होंने हटाया और उसमें इनकी बुरी तरीके से हार हुई है, और इनके दिल का दर्द एक आ गया कि गोवा में हिंदू दोबारा से शादी कर सकता है। देखिए, ये जो मेंटालिटी है ना, 4 शादी वाली की यूसीसी अगर लागू हो जाएगा तो महिलाओं के हक की बात करने वाले ये जो लोग हैं नफरती चिंटू, ये पूरी तरीके से हारेंगे इस बार भी, क्योंकि महिलाओं को ये इज्जत देना नहीं चाहते। कोई भी महिला ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसका हस्बैंड 4 औरतें रखे, और ये 4 औरतों का खेल तो यूसीसी खत्म कर देगा। ये इसलिए भड़के हुए, इनको कोई लेना देना नहीं है कि यूसीसी के कौन से क्लॉज, कौन से के कब जाके कहां पे कैसे आएगा, और आएगा तो उसका स्वरूप क्या होगा। जानना चाहती हूँ कि सरकार का मकसद क्या है? क्या सरकार तमाम मजाहिब के धर्म गुरुओं को साथ लाएगी, उनसे बातचीत करेगी, उसके बाद ये मुसव्वदा तैयार किया जाएगा? किस तरीके का खाका होगा, बताइए। अगर सुन लीजिए,
मैंने अपना जो इंटरव्यू यूसीसी को लेके एएनआई को हाफिज हैं जो हमारे मुफ्तिया इकराम हैं उनके साथ बैठ के चर्चा करने की बात हमने स्वीकार करी है और जहां पे भी, लेकिन एक बिंदु पे आके हम लोग इनकी बात नहीं मानेंगे जहां पे औरतों के हक की बात की जाएगी। औरतों के हक की लड़ाई हम पिछले सालों साल से लड़ रहे हैं कलीमुल हफीज इसके लिए किसी तरह का कोई भी लीडर अगर एक सेकंड अगर भारतीय जनता पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में सोच रही है और उस पर बहस जारी है और वो ये भी कह रहे हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ मजाहिब के जो मजहबी रहनुमा हैं उनको बुलाकर बातचीत होगा, मुसव्वदा तैयार किया जाएगा, ड्राफ्ट पर बातचीत होगी, तो इसमें बुराई क्या है? वो तो बताएंगे ना कि क्या बुरा है और क्या अच्छा है। तो इन्हें तो छोड़ देना चाहिए, बहस होगी, बातचीत होगी, ड्राफ्ट बनेगा, सामने आएगा। देखिए अभी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का कोई ड्राफ्ट ही नहीं आया है, तो जाहिर बात है ये ड्राफ्ट बनाने से पहले बहस की बात हो रही है ना। ड्राफ्ट से मैं बार-बार कह रहा हूं कि अभी कोई ड्राफ्ट नहीं, तो आप घबरा क्यों रहे हैं? आपको क्यों लग रहा है कि ये एंटी मुस्लिम है, क्यों मुसलमानों को दबाया जाएगा? यही मेरा सवाल है, प्लीज यही मेरा सवाल है कि जब ड्राफ्ट तैयार नहीं है आपने कैसे ये कयास लगा लिया, कैसे आपको ये पता चल गया कि ये मुसलमानों के खिलाफ आएगा? हाँ, ये देखिए ये जो नफरत की पॉइंट है ना उसी को हम लोग उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं बेवजह। ठीक है, अभी ड्राफ्ट आया नहीं, अभी क्यों अभी से कैसे लगने लगा कि मुसलमानों जब ड्राफ्ट आया नहीं है तो आपने कैसे एहसास कर लिया कि ये मुसलमानों के खिलाफ आएगा? एक सेकंड, यासिर जिलानी साहब एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड। देखिए ये मुल्क जो है इसकी जो ताकत है ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। आप इसको जबरदस्ती किसी एक डिब्बे में बंद करने की कोशिश करेंगे तो ये मुल्क कमजोर हो जाएगा। नहीं तो ये तो कह रहे हैं ना कि हम सबसे मिलकर बातचीत करेंगे, सबको बुलाएंगे टेबल पर। मैं वहीं आ रहा हूँ। देखिए क्या होता है कि जब किसी भी देश की जो माइनॉरिटी होती है उसको अपने कल्चर का, अपने रिलीजन के लिए ज्यादा उसको खदशात होते हैं, वो ज्यादा परेशान होती है कि मेरे कल्चर का क्या हुआ, क्योंकि वो माइनॉरिटी में है। तो इसलिए हमारा कहना ये है कि पहली बात तो ये कि ये जो हमने पॉइंट गिनवाए हैं उन पे क्या काम करेगी बीजेपी? क्या बीजेपी मुसलमानों को, जिस तरीके से हमारे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने भी लेटर लिखा है जो आप बता रहे हैं, क्या मुसलमानों को ये कॉन्फिडेंस में लेकर आएगी? दूसरी बात, इनके पास जो स्कूल ऑफ थॉट्स है, एक दयाल बाग है, एक मिताक्षरा है, और भी इनमें डिफरेंट है, तो हमें बताए कौन सी स्कूल ऑफ थॉट को अपनाएगी। प्लस क्या प्रॉपर्टी, क्या मुसलमानों को मुसलमान देंगे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, क्या वो इज्जत मिलेगी? क्या वो इज्जत दे पाएंगे? क्या अभी भी उनके दिल में चार शादी का जो एक गुबार है वो खत्म नहीं हुआ है? यासिर जिलानी साहब एक सेकंड बात आ जाने दीजिए ना, फिर उसके बाद आपके जवाब मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल बनाने के लिए ये बात कर रहे हैं, वरना तो आप ये बताइए सबसे पहले 371 खत्म करते हैं। अब 370 खत्म करते ही क्या इन्होंने संविधान में गारंटी नहीं दी है कि ये सिक्किम, त्रिपुरा, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है उनके कल्चर को प्रिजर्व करेंगे? क्या ये आदिवासियों के कल्चर को प्रिजर्व करेंगे? तो आप बताइए कैसे कल्चर प्रिजर्व करेंगे? जैसे ही आप कल्चर प्रिजर्व करने की बात करते हैं, मेरा भी अधिकार है भाई साहब, मुझे अपना कल्चर प्रिजर्व करना है। आर्टिकल 49 में मुझे उसका पूरा इख्तियार है। तो जैसे ही मेरे जब आप कल्चरल राइट की बात करते हैं तो वहां विधान दूसरा हो जाता है। तो इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड ना इनका पास ये बना सकते हैं। दूसरा एक और मजेदार बात बताऊं कि 2018 में लॉ कमीशन के थ्रू एक रिपोर्ट मंगाई सरकार ने, उसमें जस्टिस चौहान ने बाकायदा 2018 में ये रिपोर्ट दी है कि हिंदुस्तान में ना तो यूनिफॉर्म सिविल कोड डिजायरेबल है और ना फिजिबल है। तो जब आपकी सरकार के लॉ कमीशन के जज चौहान ने ये आपको रिपोर्ट दे दी तो आप मुझे बताइए कि फिजिबल और डिजायरेबल तो है नहीं। ठीक है, सैयद यासिर जिलानी साहब, मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाने के लिए देखिए ये अब उसको चला रहे हैं। इनके रेफरेंस कुछ भी हो सकते हैं। ये आपकी सरकार की लॉ कमीशन का हवाला वो दे रहे हैं इनको कि मुमकिन नहीं हो पाएगा हिंदुस्तान में। हम जानते हैं ना कि कितने मज़ाहिब हैं, कितनी कल्चर हैं, जितने भी जिसे हिंदुस्तान रिप्रेजेंट करता है, तो क्या मुमकिन हो पाएगा? करेंगे जस्टिस चौहान तो आपकी सरकार के हैं, उन्होंने उनकी रिपोर्ट देखिए आपने जिस कल्चर की बात कही, भारत का कल्चर बहुत रिच है, भारत का कल्चर बहुत ही रिच है। और जिस ये त्रिपुरा, असम, नागालैंड, ये जो नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर वाले स्टेट की बात कर रहे हैं, या हमारे जो और माइनॉरिटी के ग्रुप्स हैं, जैन हैं, पारसी हैं, कभी उनको आपने आके उनके ग्रुप को देखा कि वो ये कह रहे हैं कि हमारे हक को दबाया जा रहा है?
वो आंदोलन के लिए खड़े हुए, लेकिन हमारे जो लीडर हैं, नफरती भाईजान, नफरत फैलाने वाले जो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि मुसलमान खतरे में है, और ये पिछले 70 सालों से कह रहे हैं मुसलमान खतरे में है, और मुसलमान अपने सारे हक को, सारे हकूक को पूरी ताकत के साथ, अपने संविधान की ताकत के साथ, जो संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है ताकत, उस ताकत के साथ वो सारी चीजें निभा रहा है, चाहे वो सड़क पे नमाज पढ़ना हो, चाहे वो अपने तो किसी नहीं, ये तो बात आप ये ऐसी बात नहीं, वो कह रहे हैं हटा के दिखाइए, आप कह रहे हैं किसी को हिम्मत नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि आप ये बताएं कि क्या मुमकिन है हिंदुस्तान के लिए यूनिफॉर्मिटी लाना, क्योंकि 10-20 किलोमीटर आप आगे जाएंगे जबान दूसरी हो जाती है, 50 किलोमीटर जाएंगे रहन सहन दूसरा हो जाता है, 100 किलोमीटर के अंदर जाएंगे पूरी तरीके से लाइफ स्टाइल एकदम चेंज होता है। नहीं जिलानी साहब, इससे आप हासिल क्या करेंगे? देखिए ये समझने 30 किलोमीटर में ही बोलियां बदल जाती हैं। देखिए जब पहले सेगमेंट में आपने मुझसे शुरुआत करी और मैंने कहा कि एक डायलॉग एस्टैब्लिश करते हैं, हाँ। नौजवान पढ़े लिखे मुसलमानों के बीच में, दानिश्वर मुसलमानों के बीच में क्यों विक्टिम प्ले कार्ड कुछ लीडर खेल रहे हैं, मुसलमानों के कंधे का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। मैं मुसलमान इसलिए बार बार कह रहा हूं कि मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं अल्पसंख्यक वर्ग कहता हूं बार बार, लेकिन मजबूरी है। हम लोग चाहते हैं कि तमाम, चाहे वो जामिया मिलिया इस्लामिया हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, हैदराबाद की उस्मानिया हो, एक सेकंड, सीधा सवाल आपसे ये कि शायद 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर की मैं बात कर रही हूँ कि रहन सहन में तब्दीली आ जाती, जबान बदल जाता है, आप 200 किलोमीटर आगे पहुंचोगे, 300 किलोमीटर आगे पहुंचोगे, रहन सहन और कल्चर बदल जाता है, तो उस सबको एक साथ ला पाना, यूनिफॉर्मिटी ला पाना क्या मुश्किल काम नहीं होगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड को समझने की जरूरत है। हाँ। यही तो अभी हम लोग बार बार क्यों कह रहे हैं, इन्होंने खुद कहा ड्राफ्ट तैयार नहीं, लेकिन इन्हें इस बात का एहसास और इल्हाम हो चुका है कि मुसलमानों के खिलाफ है। हम यही तो कह रहे हैं कि ड्राफ्ट बनने दीजिए, समझने क्यों लग रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ है? ऐसा नफरत का आप उन्हें बताया कि मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। आप ये बताइए जी, आप क्या कह रही है? इन्हें ऐसा क्यों इन्हें लग रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ है? मैंने सिर्फ एमआईएम नहीं, कुछ देर पहले मैंने सीपीआईएम का भी जिक्र किया था, उन्होंने भी कहा है कि इस वक्त जो हिंदुस्तान में जो पॉलिटिकल चीजें हैं वो दरअसल मुसलमानों के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही हैं। कोई भी कदम उठाया जा रहा है तो मुसलमानों के खिलाफ उठाया जा रहा है। इनकी बात नहीं, मैं सना इन्हीं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कांग्रेस है, सपा है, बसपा है और तमाम जो छोटे छोटे दल हैं, रीजनल दल हैं, जो खास करके वोट बैंक का इस्तेमाल करती हैं अल्पसंख्यक वर्ग के खास समुदाय को, वो उनका डर है। वो खासकर लोगों के बीच में जाते हैं और वो कहते हैं कि ये जो यूसीसी आ रहा है ये मुसलमानों के खिलाफ है। मुसलमानों ने कभी कोई इस तरह की, जो दानिश्वर मुसलमान है, जो नौजवान मुसलमान है, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे सोसाइटी को, उनकी तरफ इतनी बेचैनी नहीं है। उन्हें मालूम है, वो पढ़े लिखे हैं, उन्हें मालूम है कि वो जिन्हें नहीं मालूम है, अगर ये पार्टियां वर्गला रही हैं तो आप उन्हें कैसे पूरा लंबा प्रोसीजर है। और करवाएंगे? जिसका आप सवाल जिस तरफ आप बात कह रहे हैं, जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं कि हर 8 किलोमीटर के बाद लैंग्वेज बदल जाती है, रहन सहन बदल जाता है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को समझने की जरूरत है। मैंने कब कहा कि लैंग्वेज से लेना देना है? मैंने कब कहा कि ज्योग्राफिकल सिचुएशन से लेना देना है? मैंने कब इस तरह की किसी चर्चा में कोई बात आई है? ये बताइए, कब किसने कहा? नहीं, किसने कहा लेना देना? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, राजनीतिक फायदे के जो गिद्ध राजनीति करने वाले लोग हैं उनको नुकसान होता दिख रहा है। उन्होंने देखा था शाहबानों से लेके सायरा बानो तक वो हाशिए पे चले गए। वो तंजीमें, जो तंजीम 1972 तक मुस्लिम पर्सनल लॉ हुआ करती थी, कांग्रेस ने अपने फायदे के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ को, आज वो सामने आके चीख रही है और चिल्ला रही है। और मुझे मुस्लिम पर्सनल लॉ से भी उम्मीद है कि उनके दानिश्वर जो है जब किसी टॉपिक पर बातचीत होती है या फिर भारतीय जनता पार्टी यूसीसी की बात कर रही है तो उस पर बहस अभी हो रही है। अभी कोई खाका नहीं लाया गया है, तो अभी जब खाका ही नहीं अमल में लाया गया है, कोई ड्राफ्ट ही नहीं लाया गया, तो फिर आपको अभी से क्यों लगने लगा कि मुसलमानों के खिलाफ होगा? मैं वही चाहती हूँ कि आप बताएं। देखिए, मैं खाके के लिए ही प्रपोजल दे रहा हूं। ये आपको एक सेकंड, यासिर जिलानी साहब, बॉस एक सेकंड, आपका वक्त नहीं है। हाँ, सलीमुल हफीज साहब, देखिए बात हो जाने दीजिए ना, तमाम मज़ाहिब को लेके लोग एक साथ बैठेंगे, डिबेट करेंगे, सही होगा तो बताएंगे, नहीं सही होगा तो वो भी बताएंगे। नहीं, मेरा सजेशन ये है कि हिंदुस्तान की 99% दौलत, रिसोर्सेज सिर्फ 1% लोगों के पास है।
और क्या ये ऐसा कोई उसमें प्रावधान लाएंगे कि 99% दौलत जो है वो 99 इंडियंस में बट जाए? असद ओवैसी साहब अपने पैसे बांट देंगे। दूसरा क्या पूछिए उनसे, आपकी जन्नी असद ओवैसी साहब जो अपने मेडिकल कॉलेज की मोटी फीस लेते हैं, क्या वो जीरो कर देंगे गरीब मुसलमानों के लिए? हाँ, तो आप या फ्री कर देंगे, बिल्कुल तमाम अरे कानून तो आप बनाएंगे, कलीमुल साहब बात को डाइवर्ट मत करिए। कलीमुल साहब, मेरा सवाल सीधे तौर पर ये था कि अभी बातचीत तेज हुई है, बहस तेज हुई है, तो क्या अभी से ये कह देना कि ये मुसलमानों के खिलाफ है तो ये सही है? सही नहीं है ना, बातचीत हो जाने दीजिए। क्या आपको लगता है कि अगर ये बातचीत होगी भी तो उतना स्पेस नहीं दिया जाएगा उन मजहबी रहनुमाओं को जितना उनको जरूरत है? क्या ऐसा डर भी है कलीमुल हफीज साहब? देखिए, ये यूसीसी कुछ नहीं लाने वाला। सीएनआरसी आया था तो ये डरा रहे थे, कुछ नहीं हुआ, सारे मुसलमान यही है। अब मैंने इनसे पूछा है कि ओवैसी साहब अपने जब ला नहीं रहे तो फिर बात क्या कर रहे हैं आप? ये बता नहीं पाएंगे कलीमुल साहब जी। जब ला नहीं रहे हैं वो तो फिर आप क्यों बात कर रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ? आपने डिबेट रखी है। अरे आप डिबेट कर रही हैं नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। डिबेट में ये जवाब दे रहा हूँ कि ये नहीं लाने वाले। तो फिर ये क्यों लाने की बात कह रहे हैं अभी? इनकी लॉ कमीशन की जो जस्टिस चौहान है, उनकी 2018 की रिपोर्ट है कि neither it is desirable nor feasible। तो मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने फिर क्यों कहा कलीमुल हफीज साहब? देखिए, ये सब जुमलाबाजों की पार्टी है। अच्छा, क्या है, ये माहौल को, नैरेटिव को चेंज करने हिंदू मुस्लिम पे लाने के लिए इनके पास लास्ट हथियार यही बचा हुआ है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये समझते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुसलमानों को नुकसान होगा। तो एमआईएम का ये कहना है कि यूसीसी की बहस की जो शुरुआत अभी तेज की गई है वो दरअसल भारतीय जनता पार्टी उस जिम्न पर पेशरफ्त करती हुई दिखाई नहीं देगी। वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि हिंदू मुसलमानों के बीच दरारें पैदा करने के लिए और उनके बीच खाई को मजीद बढ़ाने के लिए ऐसी कोशिशें की जा रही है और उस पर बहस की जा रही है। ये एमआईएम का स्टैंड है। वही भारतीय जनता पार्टी ये कहना है कि अभी तो हमने शुरुआत की है, बातचीत होगी, सही होगा तो लागू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। बहुत शुक्रिया यासिर जिलानी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और कलीमुल हफीज साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पर अपना मौक़िफ़ रखने के लिए।